नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या की जो भारत में नासूर बनती जा रही है। डायबिटीज की बीमारी दिन ब दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। दुनिया भर में आधा बिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 79 साल की उम्र के 463 मिलियन लोग डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित हैं। इस आयु वर्ग में दुनिया की 9.3% आबादी हो जाती है अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो। वही रिपोर्ट कहती है कि चीन, भारत और अमेरिका में सबसे अधिक डायबिटीज के वयस्क मरीज हैं। हमारे देश में ज्यादातर घरों में कोई ना कोई व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में है। वही 2040 तक के अनुमान की बात करें तो भारत में टाइप 1 डायबिटीज के दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज होंगे। ये सभी आंकड़े किसी चेतावनी से कम नहीं है। इससे पहले कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हो, समय रहते बचाव के उपायों को अपनाना जरूरी है। तो अगर आप भी खुद या अपने परिवार को डायबिटीज से सुरक्षित रखना चाहते हैं या आपका कोई अपना डायबिटीज की समस्या से ग्रसित है, तो आज आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित सानी, जो कि फाउंडर और CEO हैं माधव बाग हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सानी, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सत्या एन दोरनला, जो कि रेजिडेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट है स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दोरनला। होम्योपैथी विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बिपिन जेठानी, जो कि प्रोफेसर हैं नेहरू होम्योपैथिक हॉस्पिटल के। डॉक्टर जेठानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत कार्यक्रम में। भारत में सबसे बड़ी आबादी मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित है। भारत में डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब छोटे बच्चों को भी ये बीमारी अपना शिकार बना रही है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज के मामले पिछले 2 साल में कई गुना बढ़े हैं और इसीलिए डायबिटीज को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। यह आनुवांशिक, उम्र बढ़ने पर और मोटापे के कारण हो सकती है। भारत को डायबिटीज की विश्व राजधानी माना जाता है। कोरोना के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में डायबिटीज बढ़ी है। डायबिटीज में सबसे जरूरी परहेज रखना होता है। परहेज न रखने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक बार जब डायबिटीज हो जाए तो उसके दुष्परिणामों की जानकारी होना भी जरूरी है। जानकारी के साथ इस बात को लेकर सतर्कता भी जरूरी है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ऐसा होते ही डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। डॉक्टर की सलाह का पालन करना और सेल्फ मॉनिटरिंग डायबिटीज में बेहद जरूरी है। डायबिटीज का शरीर के कई अंगों पर प्रभाव पड़ता है और किडनी, लिवर और आंखों पर खतरा बढ़ता है। वहीं दूसरी बीमारियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है। इसलिए सेहतमंद जीवन शैली अपनाना, हेल्थ चेकअप और डायबिटीज का समय से इलाज करना बेहद जरूरी है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के खतरे में हैं। अगर आप भी डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो समय रहते जरूरी उपायों को अपनाना शुरू कर दें। तो अगर आप भी डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद हैं। नंबर्स हमारे लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। पवन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी मैडम, मैं कमल बोल रहा था। हेलो जी कमल जी, बताइए। हाँ मैडम, मैंने कहा कि 6 महीने पहले मुझे ये डिटेक्ट हुआ है कि मुझे डायबिटीज है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक हो सकती है, और दूसरा इसका जो मेजरमेंट करते हैं उसमें भी कुछ डाउट्स आ रहा है कि 140 है, 150 है, 160 है, या वो जो हम H1B1C वाला जो रिजल्ट करते हैं उसका नॉर्मल जो मेजरमेंट क्या है, 6.1 है, 5.6 है। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो अमेरिकन में कोई एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये कहा गया था कि 6.5 वाला भी नॉर्मल होता है। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब लेंगे कमल जी। एक बार अपनी उम्र बता दीजिए, आपकी उम्र क्या है?
48। 48। ठीक है कमल जी, आप हमारे साथ कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर साने पहले कॉलर हैं, बताइए। कमल जी, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि नॉर्मल डायबिटीज़ का प्रमाण 6.5 अगर HbA1c आपका आता है तो दैट इज़ गुड इनफ। अगर 140 150 आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है तो उसमें इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको हम इमीडिएटली इम्प्रूव करा भी सकते हैं। छोटा सा डाइट इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन विल ऑल्सो हेल्प यू। सिंपल से अगर हमको समझ लेना है कि ये जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं, ये नॉर्मल लेवल्स हमेशा रिसर्च के अनुसार थोड़े से उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, लेकिन जो शुरुआत में ऐसे कहा जाता था कि 5.6 के नीचे HbA1c होना चाहिए, वो अभी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके गाइडलाइंस जो इम्प्रोवाइज़ हो करके 6.5 के अंदर आपका अगर HbA1c है तो यू आर क्वाइट इन कंट्रोल। बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब मिल गया है कमल जी। तो लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सने, इसी के साथ मैं चाहूँगी आप बताइए कि भारत क्यों डायबिटीज़ की कैपिटल बनता जा रहा है? ओके, भारत, जैसे आपने अभी बताया कि भारत कैपिटल बन रहा है, और एल्स वी कैन से भारत ऑलरेडी गया। कैपिटल बन चुका है, क्योंकि सिंपल सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली जो वेट होता है, ओबेसिटी होती है, उसका डायबिटीज़ से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अगर हमारा नॉर्मल शुगर इनटेक अगर देखा जाए तो पूरे दिन भर में हम 20 से 30 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर हम कभी कभी इंजेस्ट कर जाते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। ये शुगर जितना हम इंजेस्ट करते जाएंगे, अपने शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता चला जाता है। अपने पेट में जो कोई भी सेंसर्स होते हैं, इन शुगर्स को यूटिलाइज करने के लिए, इन शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए, वो सेंसर्स कभी कभी रेजिस्टेंस देना चालू कर देते हैं। ये सेंसर्स कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके वजह से शुगर का यूटिलाइजेशन इन द मसल्स, जो अपने स्नायुओं में जो शुगर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो अच्छी तरह से नहीं होता, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये डायबिटीज़ शायद टाइप 2 हो सकता है, टाइप 1 हो सकता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आप अच्छी तरह से उसको कंट्रोल में ला सकते हो। टाइप 1 होता है तो उसको कई लॉन्ग टर्म अपने को उस पर कंट्रोल लाने के लिए थोड़ा सा झूंझना पड़ता है। बिल्कुल। डॉक्टर धोनला, आयुर्वेद कैसे देखता है डायबिटीज़ को? हाँ, सिंपल यही है, जैसा आप कह रहे थे, वही द इंडिया इज बिकमिंग द ग्लोबल कैपिटल। वेरी सिंपल इज, इंडियंस आर धीरे धीरे द इंडियननेस वी आर लेफ्ट and we are moving towards the westernization. Westernization in terms of dietary habits, westernization in terms of lifestyle. So when we take olden days, so in a sense we were used to move like anything. So now the activity has reduced, and in turn the quantum of food, the calories intake has increased much. And coming to the reason main why the people are looking at this, everything which comes is instant. जैसा जो बीमारी 70 साल में आने हैं, the people are getting diagnosed with diabetes at the age of 30, 35, 40. Why it is coming very almost 3 decades lifestyle में, life cycle में आगे. That's because is all the westernization instant foods usually we consume. All the instant foods usually consist advanced glycation end products. उसका मेन यही होता है, जैसा आप खाना खाते हो यू फील इंस्टेंटली एनर्जाइज्ड, दैट मीन्स इट इज इमीडिएटली इंक्रीजेस योर ब्लड ग्लूकोज. Whereas in actually in diabetes, which is supposed to be a slow release of the blood glucose. So that is a major reason we Ayurveda look at this. बिल्कुल। और जैसा आयुर्वेद क्या हर पैथी ये मानती है, कहीं ना कहीं जो पेट है, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए, बताने के लिए। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, क्या हमारी दिनचर्या है, ये जाहिर तौर पर बताती है कि कैसा हमारा स्वास्थ्य रहेगा, और डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। इस पर आगे भी हम बात करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम प्रश्न ले लेते हैं। अनिल पांडे ने हमें कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रश्न पूछिए आप अपना। अनिल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप टीवी की आवाज़ को कम रखिए और एक बार में अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, बताइए। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं जो है अनिल कुमार पांडे बोल रहा हूँ। मैं सीआरपी में नौकरी करता हूँ। जी जी। तो मेरे को डायबिटीज जो है 2021 नवंबर में पता चला है मेरे को। जी। ठीक है। तो
इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है अनिल जी, कोई आपका स्पेसिफिक कोई सीधा सवाल है तो पूछिए, वरना बहुत सारी जानकारी अगले 1 घंटे में हम बहुत सारी जानकारी डायबिटीज से जुड़ी हुई देने वाले हैं। आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए। धीरेन्द्र ने हमें कॉल किया है। धीरेन्द्र, आपका शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए धीरेन्द्र जी, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे डायबिटीज है 270 और एज 50 है मेरी। तो मैं अंग्रेजी दवा ना खा करके और घरेलू चीजों के द्वारा डे रूटीन में चेंज करके कैसे उसे कम कर सकता हूँ? ठीक है वीरेंद्र जी। डॉक्टर दोरनाला, क्या करना होगा इन्हें? अगर आप कोशिश करें थोड़ा हिंदी में ज्यादा बोलने की। एक सिंपल फार्मूला है। आयुर्वेद कहती है डाइट। डाइट इन अ सेंस इट्स नॉट अंग्रेजी के डाइट है, इसमें कई गूढ़ार्थ देखेंगे। यूजुअली राइट इन इंग्लिश एज अ DIET रहते हैं। DI मतलब डाइटरी इंटरवेंशन। आयुर्वेद में बड़े साफ कहते हैं पत्ती का देखे सबसे पहले। एंड दूसरा होती E इज एक्सरसाइज, T इज ट्रीटमेंट। ठीक, T इज द ट्रीटमेंट। ये तीनों चीज को हम ध्यान में रखें तो। एंड दूसरा, हर बार हम ब्लड लेवल टेस्ट करके देखे, मतलब इट्स नॉट ओनली द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मान लेते 100 किलो उसकी बॉडी वेट है, किसी का मान लेते उसकी बॉडी वेट 50 किलो है। अब दोनों के चलाने का जो बॉडी फ्यूल है ग्लूकोज ही है। अब ये नहीं कह सकते उसके बिल्कुल 120 के अंडर ही हो। तो कहीं ना कहीं ब्लड शुगर मेजरमेंट में बॉडी के वेट की मेन रोल होती है। तो बॉडी के वेट के हिसाब से यूजुअली एज आयुर्वेदिक फिजिशियन वही कहीं ना कहीं हम बॉडी के वेट को हम कवर करके हम देखते। एंड ये खाने पीने में ऐसे लोगों में होता है। अब आज के डेट में ये भी कहते हैं कम कम खाओ, कई बार खाओ। सो दिस इज समथिंग, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली टू बी एट द सेम टाइम। आप ऐसे ही जनरल रूल ये होती है पेट भर आपको खाना ही नहीं। द मोमेंट आप पेट भर खाएंगे तो आप ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाएंगे। तो रैदर आपको आधा ही पेट का है, इससे आपको तुरंत कोई भी चीज खाए आपको नहीं बढ़ेगा। एंड लोगों का परसेप्शन ये भी होते मीठा खाने से ब्लड शुगर होती है। इस माध्यम से मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, मीठा ज्यादा खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। जब शुगर हो जाएंगे मीठा का कम खाना पड़ेगा। क्यों? देयर आर पीपल दे हैव एन हैबिट ऑफ, मतलब रेगुलरली भी वो मतलब चीनी मीठा लेने की आदत है। तो अल्टीमेटली आप कितना खा रहे हो, कैलोरी की बैलेंस देखना पड़ता है। आप कितना खा रहे हो, कितना आउटपुट दे रहे हो। बिल्कुल आप खा रहे हो बैठ रहे हो, खा रहे हो बैठ रहे हो, कोई तो फिजिकल इन्हें एक्टिविटी मोटे पॉइंट्स अगर बताए जाएं तो ये कह रहे हैं कि कैसे ये आयुर्वेद के जरिए मैं कहूँ या फिर दिनचर्या में क्या ऐसे बदलाव लाएं जिससे ये डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, एंड यू शुड बी अ मिनिमम मॉडरेट टू एक्टिविटी होना ही होना है। ठीक है, ये चीजें शामिल करनी है आपको। डॉक्टर साने, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज की बात हम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी मोटे तौर पर आप दोनों का अंतर बताएं। जैसे हम सबको मालूम है 2 प्रकार के डायबिटीज़ होते हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 मतलब मेरे शरीर में जो पैंक्रियाज होता है जिसका काम होता है इंसुलिन सिक्रीट करना, इंसुलिन निर्माण करना, वो इंसुलिन निर्माण करने की शक्ति मेरे पैंक्रियाज की ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब मेरे शरीर में मेरा पैंक्रियाज इंसुलिन तो अच्छा खासा निर्माण कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि उस पैंक्रियाज को एज वेल एज मेरे शरीर के मसल्स को हमने पूरा चर्बी का कोट लगा दिया है। उसको चर्बी से हमने ब्लॉक कर दिए हैं उन सारे सेंसर्स को, जिसके वजह से मेरे शरीर में इंसुलिन निर्माण होने के बावजूद वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो मोटा मोटी अगर देखेंगे तो एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। टाइप 1 मतलब मेरा इंसुलिन बनाने का जो पावर है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, वाइल टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन उस इंसुलिन को इस्तेमाल करने में शरीर में थोड़ी सी मुसीबत आ रही है। तो ऐसे प्रकार से हम डायबिटीज़ को सेग्रीगेट करके देख सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो नॉर्मली इंसुलिन बन रहा है लेकिन चर्बी के वजह से मेरे शरीर में वो शुगर यूटिलाइज नहीं हो रही, ये टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल होता है। वाइल टाइप 1 डायबिटीज जिसमें मेरे शरीर में इंसुलिन बिल्कुल निर्माण नहीं हो रहा, उसको अपने को सिर्फ कंट्रोल में ही रखना पड़ता है दवाइयों से, इंसुलिन से और काफ़ी चीज़ों से। तो ये दोनों में अंतर है। बिल्कुल ठीक है, इसे लेकर हम और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। एक कॉलर हमारे साथ राहुल जुड़े हुए हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। राहुल, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए।
मैम मेरे मदर की एज 64 है। ठीक है। लास्ट ईयर उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद से उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहने लगी है। तो वही रीजन जानना चाह रहा था कि क्या रीजन हो सकते हैं उसके, और अभी डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है कि लो शुगर फूड कंज्यूम करें आप। ठीक है, ठीक है राहुल, आप बताइए, हमारे साथ तीनों अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हैं, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे? एलोपैथी से सर। ठीक है मैम डॉक्टर सने। ओके, बाईपास सर्जरी हो चुकी है और उसके बाद आपको डायबिटीज़ अगर दिखाई पड़ी है मम्मी जी को, तो इतनी इस बात सिंपल समझ लो, बाईपास सर्जरी जो होती है वो काफ़ी बड़ी स्ट्रेस होता है अपने शरीर पे। इस स्ट्रेस के वजह से, ये स्ट्रेस अगर अपने बॉडी को बेयर नहीं होता है तो उसके वजह से कई बार अपने को शुगर थोड़े टाइम के लिए बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अगर ये स्ट्रेस के वजह से आई हुई शुगर है तो इसको थोड़ा सा आराम से ले लीजिए, धीरे 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 वो शरीर जैसी बाहर निकलेगा स्ट्रेस से, वो धीरे 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 ब्लड शुगर आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये सबसे पहला कारण। दूसरी चीज़ आप ऐसा कर सकते हो कि अगर थोड़े टाइम के बाद भी अपने को अगर ये शुगर उतरते हुए नहीं दिखाई पड़ती है मम्मी जी की, तो 3 इंटरवेंशन हमेशा ध्यान में रखिए। ये कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर ये 3 इंटरवेंशन करते हैं तो उनमें अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसानी हो सकती है। सबसे पहला इंटरवेंशन मतलब मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो इसमें भी 3 चीज़ें सिंपल सी समझ लीजिए। सबसे पहला गेहूं, दूसरी चीज़ है शक्कर और तीसरी चीज़ है दूध। ये 3 चीज़ें आप जितनी शून्य कर दो, जितनी इन चीज़ों से बनने वाली चीज़ें भी आप शून्य कर दे, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध से बनती है, शक्कर से जैसे हम गुड़ होता है या शहद होता है, ऐसी सारी जो मीठी चीज़ें वो सारी चीज़ें हो सकती है, या गेहूं से निर्माण होने वाली सूजी है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी 3 चीज़ों से निर्माण होने वाली चीज़ें अगर हम कम कर दे तो पहला इंटरवेंशन ये होगा। दूसरा इंटरवेंशन हम कितना खाते हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि जो कैलोरीज हम खाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी, अगर आप चपाती खाते हो, रोटी खाते हो, कोई भी चीज़ें खाते हो, तो इनको हमने 30 ग्राम्स के अंदर पहले हमने जो हम चपाती या जो भी आटा इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वांटिटी जो मम्मी जी को देंगे वो 30 ग्राम से कम अगर हम इस्तेमाल कर देते हैं तो शुगर कंट्रोल के लिए बहुत आसानी हो सकती है। दैट इज गोइंग टू बी क्वांटिटी ऑफ फूड दैट यू गिव। सो आप जितना खाना देते हो वो खाना अगर कंट्रोल में ला देते हो क्वांटिटी में, तो उसका दूसरा फायदा हो सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि आपकी मॉडरेट एक्सरसाइज। पूरे दिन भर में 3.5 किलोमीटर चलना है। अगर 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकते हो तो सुंदर है। अगर 3.5 किलोमीटर मिनिमम चलते हो पूरे दिन भर में, तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके मम्मी जी की एज वेल एज किसी भी डायबिटिक पेशेंट की डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको बहुत आसानी हो सकती है। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं राजेश त्रिपाठी ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका, बताइए, पूछिए। मैडम मेरे को जैसे पेट खाली हो जाता है तो मुझे चक्कर आने लगता है। ठीक है राजेश जी, आपको डायबिटीज है? हाँ ठीक है राजेश जी, 2019 से है। ठीक है। डॉक्टर जहानी, ये अक्सर देखा गया डायबिटीज पेशेंट्स को थोड़ा सलाह दी जाती है कि आप कुछ खाइए, खाली पेट रहने से क्या हो सकता है, क्या क्या सलाह देंगे? क्या होता है, हम डायबिटीज़ को ये तो जानते हैं कि हाई ब्लड शुगर की बीमारी है, मगर कई बार देखा गया है कि बिकॉज फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स हैं, तो कई बार वो नीचे गिरने की भी उसकी टेंडेंसी हो जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो पेशेंट को पसीना आना, चक्कर आना, सडन वीकनेस होना, तो ये बहुत आम सिम्टम है। तो एक चीज़ तो एक वजह तो हमारे को ये ध्यान में रखनी पड़ती है। दूसरी बात, कई बार डायबिटीज़ की इस वजह के साथ साथ जुड़ा होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी। तो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो रक्त की नलियाँ हैं उन पर असर पड़ता है, जिसके चक्कर आ सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैं ज़रूर इनको बोलना चाहूँगा। पहली बात तो अपने ब्लड शुगर को बहुत रेगुलरली मॉनिटर करिए, खास करके जब आपको चक्कर आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हैं, और अगर बहुत लो हैं तो तुरंत आप चीनी या कुछ मीठा तुरंत ले लीजिए ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। क्योंकि कई बार हम दवाइयों के अदल बदल से, या कोई इंसुलिन पे है तो इंसुलिन के डोजेज ठीक ना जाने की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स में बहुत मेजर फ्लक्चुएशन आ जाती है। पहली चीज़ तो आप ये ज़रूर करिए कि जब आपको चक्कर आए तो एक बार ब्लड शुगर लेवल अपना ज़रूर देख लीजिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने ब्लड टेस्ट में एक बार ज़रूर देख लें कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर कैसा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको डायबिटीज़ के साथ कोई और कोएग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऐसी ना हो जिसकी वजह से चक्कर आ रहे हों। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने लेवल पे ज़रूर कर लीजिए। ठीक है। डॉक्टर दोनला, आपने एक चीज़ कही थी कि मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज़ है तो फिर आपको मीठा खाने से दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कई दर्शक ऐसे हैं जो ये सोच लें कि डॉक्टर ने बोल दिया है
मीठा खा लो, किस चीज की कितनी मात्रा हमारी थाली में होनी चाहिए Exactly. ताकि हम सिर्फ डायबिटीज ही नहीं तमाम बीमारियों से या दूर रहें? तो यूजुअली हम जब भी आयुर्वेद में एक मतलब सुंदर से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक स्थूल प्रमेही एंड कृश प्रमेही, जो ओबीस डायबिटिक, नॉन ओबीस डायबिटिक, जो लीन पर्सन्स होते हैं। एंड उसमें ये भी बोला गया है एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड बी गिवन अ संतर्पण, मतलब कुछ तरह का इस तरह का मीठा दे, प्रोवाइडेड दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली। ऐसे नहीं कुछ कभी बना हुआ फ्रिज में रखा हुआ निकाल के खाया, दैट इज नॉट। सो उसकी शुगर की जो मात्रा ज्यादा होती है, सो जो फ्रेश बनेगा उसके मीठा बिल्कुल कम डाले, वो आप इवन वो एडवाइस एज पर आयुर्वेदा हर डायबिटिक पेशेंट को कुछ ना कुछ संतर्पण देना ही है, ये है। दूसरा, मैं जैसा अभी डिस्कशन चल रहा है डायबिटीज की, आज के डेट में सबको पता है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, बट आई लुक दिस डीटीएच एज डायबिटीज, थायराइड एंड हाइपरटेंशन। ये तीनों बीमारी एक से एक जुड़ा हुआ है। जो शुरू में थायराइड शुरू होगा, उसे थायराइड को भी हम एक तरह कहते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्री डायबिटिक फेज। तो क्रॉनिक होता है जब थायराइड कंट्रोल में नहीं होगा, उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, दैट लीड्स टू डायबिटीज। R8 में लीड्स टू हार्ड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, आर्टरीज होती है, दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन। सो ये तीनों चीज एक के एक जुड़े। आजकल जो ओपीडी में कोई भी क्लाइंटेल आता है, ये मिनिमम तीनों चीज पूछना ही पड़ता है, आपको डीटीएच है क्या? तो हम पूछ भी लेंगे कितना साल से हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अभी डिस्कशन चल रहा है टाइप 1 टाइप 2, एंड दीज डेज न्यू थिंग इज कमिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को हमने 30 साल में हमने किया, तो डिटेक्शन होते ही उसके 400-500 आ गए, तो दे विल पुट ऑन द इंसुलिन। अब ये इंसुलिन लेते लेते कुछ साल के बाद ऐसे हो जाते हैं, मतलब द इंडिविजुअल बिकम डबल डायबिटीज। सो उनको पैंक्रियास इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, पैरेलली देयर इज एन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। सो सच केस में वी कॉल इट 1.5 डायबिटीज और डबल डायबिटीज और हाइब्रिड डायबिटीज। ऐसे भी 10 पैटर्न्स सोसाइटी में आ रहा है। सो दैट इज वेरी, ये तीनों चीज को देखना, बट इट्स नॉट दैट डायबिटीज ओनली हम अकेले निकाल के देख रहे हैं। अरे यू शुड लुक फॉर थायराइड एंड हाइपरटेंशन। ये भी कभी कभी ये दवाई ले, देयर आर स्टडीज आल्सो प्रूव्स दैट जो किसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको स्टैटिन्स देने लग गए, एंड देयर आर स्टडीज दैट 10 साल स्टैटिन लेते लेते उनकी मतलब कहीं ना कहीं डायबिटीज भी रिजल्ट हो रही। तो ऐसा नहीं कह सकते इट्स नॉट ओनली द डायबिटीज इज ओनली द, सो इनकी दोनों के भी रिलेशन देखना पड़ता है। डीटीएच रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर है, किशन ने हमें कॉल किया है, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, शुक्रिया कॉल करने के लिए, बताइए क्या प्रश्न है आपका? वो ऐसा है कि वो मिसेज है मेरी, तो उसको 20 साल से तकरीबन ये शुगर का चल रहा है चक्कर, तो अब आस्ते आस्ते कभी डाउन हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, 200, 250, कभी 50 पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है किशन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, दैट्स इनफ टू गिव मी आंसर। किशन जी, आपने सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपके जो कोई भी डॉक्टर है उनसे मिलिए। उनसे मिलते वक्त आपने एक सिंपल सा ट्रैकिंग चार्ट रखना है। समझो अगर हर तीसरे दिन सुबह सुबह उठ कर के फास्टिंग में अगर आप आपका घर में शुगर लेवल देख लो और उसका एक ट्रैकिंग चार्ट अगर बना करके रखे कि तारीख और आपकी ब्लड शुगर, ऐसे पूरे 3-3 दिन को समझो एक महीने भर का अगर आपने चार्ट रखा होगा, और ये चार्ट लेकर के अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं और आपकी दवाइयाँ और आपके इंसुलिन को अगर हम थोड़ा सा मैनेज और अच्छी तरह से कर पाए, तो आपको जो हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर जो बीच में कभी डाउन होती है तो वो भी हम कम कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारी शुगर कभी कभी थोड़े दिनों के बाद नॉर्मल रहनी चालू हो जाती है, लेकिन तभी भी हम काफ़ी बड़ी बड़ी दवाइयाँ और इंसुलिन लेते रहते हैं, और आप डाइटरी इंटरवेंशन करते हो और शुगर लो हो जाती है और गोलियाँ ज़्यादा रह जाती है, तो उस टाइम पे गोलियों को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से ही। आप खुद वैसा कुछ ना करें, आपके जो कोई भी डॉक्टर है उनसे जा कर के मिलिए, ये चार्ट उनको दिखाइए और ये चार्ट के बेसिस पे वो डॉक्टर आपको मदद करेंगे आपके दवाइयों को, आपके इंजेक्शंस को कम करने के लिए या तो फिर उनको अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए। ये सिंपल सी चीज़ कर सकते हो। एज वेल आप आपके खाने में और थोड़ा सा अगर ज़्यादा जोर दे पाए, जिसमें जैसे अभी मैंने कुछ मिनटों पहले बताया कि अगर आप खाने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो नॉर्मली गेहूं और चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जैसे जवारी है, बाजरा है, नाचनी है,
रागी है, सोयाबीन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोल के ले सकते हो। ये लेने के बाद जो शुगर नॉर्मली अपने शरीर में निर्माण होती है वो बहुत छोटी सी मात्रा में निर्माण होती है और अच्छे खासे टाइम के लिए होती है, जिसके वजह से शरीर को वो शुगर मैनेज करने के लिए आसानी हो जाती है। तो सिंपल ये चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ होगी आप आपके डॉक्टर से जा करके मिलिए, ये चार्ट ले करके, उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके मेडिसिन को मैनेज करने के लिए। ठीक है डॉक्टर जेठानी, अगर हम प्रिवेंशन को लेकर बात करें और जैसे हम देख रहे हैं कि लगातार स्थिति डायबिटीज़ को लेकर गंभीर हो रही है, होम्योपैथी प्रिवेंशन के पार्ट पर कितनी बड़ी मदद कर सकता है? मान लीजिए किसी फैमिली में डायबिटीज़ है और वो बहुत पहले से ही अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं होम्योपैथी का सहारा लेना, तो क्या प्रिवेंशन को लेकर कैसे मदद कर सकता है? इसमें ना मैं दो हिस्से करना चाहूँगा इस चीज़ की। एक चीज़ तो है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, वो और उसको एक टेंडेंसी है डायबिटीज़ की, और वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच चुका है। मान लीजिए उसमें ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं या उसकी बॉर्डरलाइन वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उसके लिए मैं एक परामर्श, जो हम सब बात कर रहे हैं अपनी जीवन शैली के बारे में, हम खान पान के बारे में, वो तो हमें करना ही करना है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि हमारी काफ़ी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं होम्योपैथी में, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ देखी गई हैं जिनका प्री डायबिटीज़ लेवल पे बहुत अच्छे इफेक्ट पड़े हैं। ये देखा गया है कि नॉट सिर्फ ब्लड शुगर लेवल्स ही नहीं, बट उसके साथ जुड़ी हुई बाकी जो अन्य पैरामीटर्स हैं, जैसे अभी हम बात करें लिपिड प्रोफाइल की, उनमें भी फ़र्क आया है। तो वहाँ तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि वो होम्योपैथिक दवाई अपने चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ज़रूर कराएं। और दूसरा केस हमारा ऐसा हो जाता है जहाँ पेशेंट बिल्कुल, उसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है फैमिली में, और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसमें ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, तो वहाँ मेरी एक यही सलाह रहेगी, आप वहाँ पे आप बेशक दवाई नहीं भी लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी लाइफस्टाइल और डाइट का पूरा ध्यान रखें, बिकॉज आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं आगे डायबिटिक होने के लिए। तो जिनको प्री डायबिटीज़ है उनको मेरी तरफ से एक सलाह रहेगी कि वो ज़रूर होम्योपैथिक चिकित्सा कराएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी दवाइयाँ जो रिसर्च ओरिएंटेड हैं, जो साइंटिफिकली रिसर्च्ड हैं, साइंटिफिकली वैलिडेटेड हैं, वो अवेलेबल हैं, मगर कराएं चिकित्सक के इंस्ट्रक्शन के अंदर। बिल्कुल। डॉक्टर दोनोला, सबसे पहले ना हमें सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को पता नहीं लगता, या फिर डायबिटीज़ को लेकर ऐसा कहा जा सकता है कि इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जो तुरंत पता लगते हैं, या बहुत बाद में जाके हमें डायबिटीज़ का पता लगता है। क्या होता है इसमें सिम्टम्स को लेकर? ये एक्चुअली बड़े अच्छे क्वेश्चन है। द पॉइंट इज, जैसा हम इवन लिटरेचर में पढ़ते, शास्त्र में पढ़ते, ये बोला जाता है थ्री पॉलिस, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, मतलब ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना। बट कोइंसिडेंटली आज के डेट में जो ओपीडी में आते हैं, एब्सोल्युटली पेशेंट इज सिम्टम फ्री, कोई सिम्टम नहीं होते, बट वो कहते सर मैंने ऐसे ही अपने दोस्त के साथ कहीं गए थे, फिर मैं अपने ब्लड टेस्ट करा लिया सर, वो ब्लड शुगर मेरा 500 आ गए। फिर हम उनसे पूछते कोई सिम्टम है, मैं तो सर मैं बिल्कुल फिट हूँ। इसी को लेके इवन इंडिया में एक स्टडी भी हुआ है, मतलब जिनको ब्लड शुगर ज्यादा है प्री डायबिटीज फेज में, एंड उसमें उनमें एक्चुअली उल्टा पता है क्या निकल के है, सेंस ऑफ वेलबींग अच्छा लग रहा है। जिनकी ब्लड शुगर ज्यादा है उनको ये कह रहा है मैं बिल्कुल फिट हूँ, जब ब्लड शुगर देखेंगे सबकी 400-500 आ रहा है। सो इन अ सेंस जो मे बी अवर खाने पीने का लाइफस्टाइल की वजह से इवन द डिसीज, द कोर्स ऑफ द डिसीज, द नेचर ऑफ द डिसीज, द पैटर्न ऑफ द डिसीज हैज चेंज्ड। सो द रीजन वी कॉल्ड द लाइफस्टाइल डिसीज। हम अपनी लाइफस्टाइल से बीमारी की अपनी गुण को भी हमने बदल दिया। सो आज के डेट में मैक्सिमम आउट ऑफ 10 केसेस जो टिपिकल सिम्टम्स जो हम कह रहे हैं, प्यास ज्यादा लगना, ये गांव में दिखता है। जो अर्बन एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में हमें ये सिम्टम्स आउट ऑफ 10 9 पेशेंट में ये दिखते ही नहीं, अनटिल अनलेस हम ब्लड टेस्ट नहीं कराते, ये नहीं दिखते। तो इसीलिए हम आज के डेट में अभी जो 14 को, नवंबर 14 को, आप बड़े सही टाइम पे आपने, नवंबर 14 को डायबिटीज डे आ रही है, तो दिस इज अगेन द सेम वेरी फ्रीक्वेंटली, पर्टिकुलरली हूएवर नियर टू 40 एंड 40 प्लस जो भी है, डायबिटीज डिटेक्शन आपका करवा है एक रूटीन। एंड रिमेंबर, मैं ओपीडीज में देखता हूं, जैसा आपने ब्लड शुगर टेस्ट करवाया तो आपको चलो 300 आ गया, डोंट बी इन हरी टू स्टार्ट द मेडिसिन। एंड जो भी मतलब न्यू फिजिशियंस भी होते हैं उनके पास चले आते हैं तो कुछ ना कुछ दवाई लिख के देते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यंग फिजिशियन, डोंट स्टार्ट एनी मेडिकेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। पेशेंट को अपने कुछ एजुकेट करो, एजुकेट द पेशेंट दैट ये आप लाइफस्टाइल चेंज करो, देखो डाउन द लाइन 3 महीने में देखो। इफ एट ऑल बॉडी अपने आप कुछ रिक्वायर कर रही है, अपने आप को समझ लो 400 से बॉडी अपने आप 250 में ले आया है, तो फिर why for going for a higher dose of medicine? So and it's not that सिर्फ ब्लड शुगर ले, आज के डेट में इतना रिसर्च आ गया है,
vitamin D deficiency is also one of the strongest reason for the raise of blood cholesterol and the ब्लड शुगर। हम अपने ओपीडीज में भी देखते हैं, हमने कर है किसी के मतलब स्ट्रांगेस्ट 10 से नीचे विटामिन डी है, विल गिव देम 3 महीने का विटामिन डी का जो भी कोर्स चलता है, विल आस्क देम टू एलोपैथी फिजिशियन से ले लो, 3 महीने के बाद आप टेस्ट करवाते हो, अपने 50% नीचे आ जाती है। तो इट्स नॉट दैट ब्लड शुगर आपने कराया हो गया आपने दवाई शुरू कर, नो। तो इट शुड बी कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल बी, विटामिन डी, B12, विटामिन डी, ये सारे कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल करो, तभी आप एक सिस्टमैटिकली कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट होना जरूरी है। और एक पॉइंट ये है, भाई कई पेशेंट जैसा डायबिटीज हो जाता है, एलोपैथी दवाई, होम्योपैथी, यूनानी एक हाथ में करा, ऐसे जैसा खाना खाया वैसे लेते, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एंड सारे चिकित्सा पद्धति इसलिए जा रही है, डायबिटीज इज ए नॉन मल्टी फैक्टोरियल डिसीज। इसके मतलब है डायबिटीज एक कारण से नहीं होती है। आप ये सिर्फ खाने पीने का दोष नहीं बना सकते, सिर्फ एक्टिविटी का दोष नहीं बना सकते। कई लोगों को कोविड के बाद डायबिटीज हो गए, तो उसका नाम भी कोविड डायबिटीज दिया हुआ है, कोविड इंड्यूस्ड। उसमें जिनको कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा था उनको स्टेरॉइड दिया गया था, डायबिटीज इंड्यूस हो गए। एंड कोविड की वजह से कितने पेशेंट्स में जो डायबिटीज फ्लक्चुएट हो गए। तो अब सो मेनली एन नंबर ऑफ रीजंस ये होते हैं। तो इस मल्टी फैक्टोरियल डिसीज होने की वजह से आपको न्यूट्रिशनिस्ट का भी जरूरत है, आयुर्वेद का भी, होम्योपैथी, जैसे जैसे उनके लक्षण के हिसाब से। सो डोंट गो फॉर ओनली द वैल्यूज। आपकी 160 है, 200 है, तो वजन भी आपको पिक्चर में लेना पड़ेगा। सो आपके कई फैक्टर्स होते हैं, सबसे परामर्श ले लो, आपको जो चिकित्सा। अल्टीमेटली जो लेटेस्ट अमेरिकन फिजिशियन गाइडलाइंस भी ये कह रही है, कहीं ना कहीं इट्स नॉट द वैल्यूज, इट इज द सिम्टम्स द पेशेंट इज सफरिंग, वो आप पिक्चर में लेके हमें इलाज करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताया डॉक्टर नोदना। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रियंका ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। एक्चुअली मेरे को 2 बार कोरोना हुआ है जी। फर्स्ट टाइम जब कोरोना हुआ था मेरा जो ब्लड शुगर था एकदम कम हो गया था, 35 में पहुंच गया। और सेकंड टाइम जब जनवरी में, लास्ट टाइम जनवरी में कोरोना हुआ, तो मेरा ब्लड शुगर पहुंच गया, एकदम शूट अप कर गया, 120-30 तक, 150 तक पहुंच गया। अब मेरा प्रेजेंट स्टेटस ये है कि मेरा शुगर 100-110 के बीच में रहता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सेफ है या मुझे और कोई और परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने चीनी व और कुछ सारी चीजें छोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं लेती अपने डाइट में। तो और क्या क्या मुझे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे सो दैट मैं थोड़ा अपना लाइफ को और थोड़ा सा वो कर सकूं, हेल्दी तरीके से जी सके। ठीक है प्रियंका, आप देखिए डॉक्टर क्या आपको सुझाव दे रहे हैं। डॉक्टर स्नेह, हम कोविड से बात भी कर रहे थे और उसी से जुड़ा सवाल भी, और शायद इसीलिए हम देख भी रहे हैं कि 2 साल में जो डायबिटीज़ के केसेस हैं वो कई ज़्यादा बढ़े हैं। तो जिन्हें कोविड हुआ है और जिनकी शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? ओके, पहले तो प्रियंका जी को मैं बताना चाहूँगा कि 110 अगर आपको ब्लड शुगर दिख रही है तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेल इन कंट्रोल। और थोड़े टाइम के लिए अगर आप, जैसे आपने बताया कि जो इंटरवेंशंस आप कर रहे हो, चीनी कम कर दी है, खाने में का कंट्रोल आपने बढ़ा दिया है, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आप ऐसे ही चालू रखिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू रिड्यूस ऑन योर ब्लड शुगर स्टिल फर्दर। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, जैसे अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि कोविड के वजह से कई सारे लोग डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। कोविड के टाइम में जो स्ट्रेस निर्माण हुआ था, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, साइकोलॉजिकल, उसके वजह से भी डायबिटीज़ निर्माण होता है। जैसे अभी सर ने बताया कि जो स्टेरॉइड्स दिए गए थे, जो मेडिसिन दे करके गए थे कोविड में, उसके वजह से भी डायबिटीज़ होता है। एज वेल एज घर पे बैठने के बाद जो एक्टिविटीज़ अपने एकदम निल हो गए थे, उसके वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एज वेल घर पे बैठे रहने के बाद बार बार कुछ ना कुछ तो खाना होते रहता है, उसके वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। ऐसे मल्टी फैक्टोरियल कारण अपने को डायबिटीज़ के दिखाई पड़ते हैं। कोविड के बाद ये सारी चीज़ें बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है, ये सच है। लेकिन हमको ये भी दिमाग में रखना है कि अगर हमने ये कोविड के बाद हमने अच्छा कंट्रोल लाया अपने डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने एक्सरसाइजेस में, अगर ये हम अच्छा कंट्रोल लाते हैं तो हमको दवाइयों की, इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। अगर हम अच्छी तरह से ये समझ ले कि ये डायबिटीज़ जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में अभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ पूरे भारत में देखेंगे तो 5 से 7% से ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे लोग जो हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रियंका जी अभी बोल रहे थे कि ये पोस्ट कोविड के बाद हमको जो दिखाई पड़ता है, मेनी अ टाइम्स ये टाइप 2 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसा होता है जिसमें मेरा वजन बहुत ही जल्दी
आगे 15-20 दिनों में या 1-2 महीने में मेरा वजन 15-20-30 किलो से कम होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम जा रहे हैं शायद टुवर्ड्स टाइप 1। लेकिन मेजरली हम टाइप 2 डायबिटीज़ में होते हैं, जहाँ पे ये छोटे छोटे अगर हम कंट्रोल कर देते हैं तो अपना काम बहुत आसान हो सकता है। कई बार डायबिटीज़ होने के बाद हम साइकोलॉजिकली बहुत ही हैम्पर हो जाते हैं, हम लोग बहुत डरना चालू कर देते हैं, हमको लगता है ये रोग अब ज़िंदगी भर रहेगा। इट इज़ नॉट सो। अगर आप अच्छा डाइट करते हो, अच्छा लाइफस्टाइल करते हो, एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करते हो, खाने पे अच्छा कंट्रोल लेकर के आते हो, तो आप ये टाइप 2 डायबिटीज़ आप खुद ब खुद अच्छे खासे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है लाइफस्टाइल में करना, ये सबसे पहली शर्त है। रोज़ी ने हमें कॉल किया है, नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोज़ी, शुक्रिया कॉल के लिए, सवाल पूछ सकती हैं आप, बताइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी मदर को कैंसर है, वो ब्रेस्ट कैंसर है और उनका ऑपरेशन हो चुका है, बट उनका शुगर लेवल जो है इस टाइम पे 500 क्रॉस कर गया, मतलब 500 तक है। कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज भी हैं, बट फिर भी फ्लक्चुएशन चलती रहती है उनकी, और उनमें बॉडी में बहुत वीकनेस है। तो क्या इस सब के कैंसर की वजह से है या क्या रीजन हो सकता है? और उनको 2 बार कोविड में हो चुका है। ठीक है जी। वेट आप बताएंगे उनका, रोज़ी, क्या वजन है? एक्चुअली पहले वो ओवर वेट थी, मतलब 90 के राउंड थी, बट आफ्टर कैंसर ऑपरेशन उनका वेट जो है वो मतलब 60 के राउंड हो गया, और 50 या 60 के अंदर बहुत वीकनेस आ गई, 20 से 30 किलो कम हो गया मतलब कैंसर के ऑपरेशन के बाद। ठीक है रोज़ी, आप सुनिए डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं, बताइए। कई बार कैंसर में जो कीमोथेरेपी इस्तेमाल करते हैं, वो कीमोथेरेपी के वजह से भी कई बार अपने को डायबिटीज़ होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो रोज़ी जी, पहले ये समझ लीजिए कि मम्मी को अभी हमको अच्छे खासे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। वो अगर मोबाइल है, अगर वो अच्छी खासी चल सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को आजकल की ट्रीटमेंट बहुत आसान हो चुकी है, और अगर आपने उस ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद अगर आपने उनका वज़न उतारा है अच्छे लाइफस्टाइल के कंट्रोल के वजह से, तो भी अच्छी बात है। अगर वो अपने आप उतर गया है तो उसका मतलब ऐसे हो सकता है कि शायद जो शुरुआत में डायबिटीज़ था टाइप 2, वो अब टाइप 1 में शायद कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा होगा ही, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। आपने करने की ज़रूरत एकदम सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने 3 चीज़ें बताई। सबसे पहला, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने को, जो अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की सारी चीज़ें होंगी, उनको हमको कन्वर्ट कर देना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे मैंने बताया, व्हीट, दूध, शक्कर, ये 3 चीज़ें जितनी आप मम्मी जी को कंट्रोल में ला दोगे, जितनी आप शून्य कर दोगे, उतना ही शुगर आपके मम्मी का कंट्रोल में आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, इफ एट ऑल अगर आपकी मम्मी अच्छी खासी घूम सकती है तो उनको दिन भर में कम से कम 3.5 किलोमीटर आप चलने के लिए बाहर भेज दीजिए, जिसके वजह से मसल्स एक्टिव होकर के, वो मसल्स जिनका खाना होता है शुगर, वो खून में से खुद ब खुद पुल इन कर लेंगी वो मसल्स अपने आप में, और जिसके वजह से ब्लड की शुगर कम होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर साइकोलॉजिकली कोई स्ट्रेस है मम्मी जी को, तो उनमें आपने कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस पे अगर मन पे अगर अच्छा कंट्रोल ला देते हैं तो स्ट्रेस अगर कम हो जाता है तो उससे भी हमको कई सारी शुगर की लेवल्स कम होते हुए दिखाई पड़ती है। बाकी दवाइयाँ और इंजेक्शंस बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमको आगे जाकर के ये दिखाई पड़ता है कि ये सारे इंटरवेंशन से हमको मम्मी जी की शुगर कम होते हुए नहीं दिखाई पड़ती है, तो हमको दवाइयाँ और इंजेक्शंस ऑलवेज दे आर अवेलेबल, बट ऑलवेज विद अ मेडिकल सुपरविजन। ठीक है डॉक्टर जेठानी, जैसे अभी डॉक्टर दोरनला ने भी बात कही थी कि तुरंत दवाइयों की तरफ ना भागें। होम्योपैथी इसे लेकर क्या कहता है, और ट्रीटमेंट को लेकर, मैंने प्रिवेंशन को लेकर बात की थी, ट्रीटमेंट को लेकर अगर हम बात करें तो आप क्या सलाह देते हैं ज़्यादातर मरीजों को? देखिए, आजकल के टाइम देखा जाए, और डायबिटीज़ एक बहुत टिपिकल बीमारी है जहाँ ज़रूरत हो गई इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर की। जब मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड मीन्स, हम सब जानते हैं हर पैथी का अपना एक डोमेन है, अपने उसके एक लाभ हैं। तो एक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसने दिखा दिया है कि इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर कितना कामगार हो सकता है। जहाँ तक होम्योपैथी की बात है, बिकॉज होम्योपैथी इम्यून मॉड्यूलेटिंग मेडिसिन हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक काइंड ऑफ सही डायरेक्शन देती हैं एक बीमारी से लड़ने के लिए। तो जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ आई हुई हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि रिसर्च्ड हैं। तो मेरी ये परामर्श रहेगी कि अगर वो एलोपैथिक ले रहा है कोई पेशेंट, तो वो हमें उसके साथ साथ होम्योपैथिक दवाई शुरू करे,
अपने रेगुलर मॉनिटर करें ब्लड शुगर लेवल्स को, ब्लड पैरामीटर्स को, और साथ साथ जो हमारी लाइफस्टाइल मेजरमेंट्स जो हम बता रहे हैं उनको फॉलो करता रहे। तो ये काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, आयुर्वेदा उनको अपना आयुर्वेदिक दवाई लें, होम्योपैथिक, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच उनके केस में ज़रूर वर्क करेगी रादर देन बीइंग डिपेंडेंट अपॉन एनी वन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और होम्योपैथी को लेकर भी जैसे मान लीजिए इस तरह से मामले बढ़े हैं, हर फैमिली में कोई ना कोई है, होम्योपैथी को लेकर भी आजकल होता है कि नहीं ये होम्योपैथी दवा है आप खा लीजिए, तो दूसरे ने भी सुना और वो दवाई शुरू कर दी, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कोई बिना कोई पढ़े लिखे कोई लॉयर नहीं बन सकता, तो वैसे किसी तरह किसी सिस्टम को समझे कोई होम्योपैथिक दवाई नहीं, कोई भी दवाई देनी नहीं चाहिए, बिकॉज हर दवाई का अपना एक असरात भी हैं, तो उसके अपने साइड इफेक्ट। बहुत कई बार देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेफ है, तो उसको जितनी मर्जी जितना क्वांटिटी में भी ले लें, ऐसा नहीं है। अगर वो दवाई आपको अच्छा कर सकती है तो उसे इनजुडिशियसली यूज़ करें, उसको गलत तरीके से यूज़ करें तो उसके अपने नुकसान भी है। तो यहाँ बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि खास करके डायबिटीज़ जैसी बीमारी में, जो कि ओवर अ पीरियड टाइम घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, अपने आप कोई भी दवाई, कोई भी, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी दवाई हो, अपने आप ना ऑल्टर करें, ना लें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सब दवाई के अगर अच्छे इफेक्ट हैं तो उसको ठीक तरह ना लिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखें। ठीक है, अकबर हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। स्वागत है अकबर जी आपका कार्यक्रम में, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अकबर, आप सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। अगर आप तक आवाज आ रही है जी, सवाल पूछिए एक बार में। मैम, मेरी उम्र 37 साल है और मुझे डायबिटीज की समस्या है पिछले 2-3 साल से। मैं दवाइयाँ खाता हूँ आयुर्वेदिक, तो मेरा डायबिटीज 200 के ऊपर रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आता रहता है। मेरा सवाल ये है कि दवाइयाँ ये लगातार खाने की वजह से मेरी बॉडी में आगे चलकर उम्र के साथ साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और मेरे जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है? ठीक है, आपने बोला कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं। जी जी ठीक है अकबर, आप अपना वजन भी बताइए। मेरा वजन 70 kg। ठीक है, आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं अकबर, क्या इफेक्ट होगा अगर लंबे समय तक लेते हैं? अगेन मैंने एक छोटी सी एक्रोनिम बताया, DIET, डाइटरी इंटरवेंशन, एक्सरसाइज एंड ट्रीटमेंट। लोग ये सोचते हैं जस्ट डायबिटीज हो गया, मैंने दवाई ले लिया, बस मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये गलत है। आप स्टेप वाइज भी देखो, डाइटरी आहार के खाना पीने का ही फर्स्ट स्टेप है। आप सोच रहे हो मैं खाना पीना अपने मर्जी से खा लूंगा, दवाई ले लूंगा, ये नहीं होगा। सेकंड वन इज एक्सरसाइज एंड स्लीप, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट। ये पहले ये तीनों करोगे, आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत कम पड़ेगी, थोड़ा ही सी दवाई में आपका काम निकल जाएगा। आप सोच रहे हो खाना पीना अपनी मर्जी से खाऊंगा, मैं अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं अपनी मर्जी से सोऊंगा, मैं दवाई टाइम पे खाऊंगा, इससे कोई फायदा नहीं। एंड दूसरा, जो अब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होंगे तो हम सोचते, कभी कभी सोचते फटाल बंदा फिजिकली एक्टिवेट है, 200 तक भी हम कहीं ना कहीं हम दे देते। इफ फटाल इट इज क्रॉसिंग द 200 तो नेचुरली कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा। ये नहीं कह सकते। द मेजर 3 ऑर्गन्स होती है, एक तो न्यूरोपैथी होती है, एक तो नेफ्रोपैथी होती है, एक रेटिनोपैथी। आए तो आंखों में, नहीं तो किडनी में, नहीं तो हार्ट का भी इश्यू आ सकता है। तो अल्टीमेटली जब ब्लड शुगर ज्यादा होने से आपकी खून गाढ़ा हो जाती है। ये गाढ़ा हुआ खून पता नहीं कहां अटक जाए, अब कौन कह सकता है? इट डिपेंड्स। इफ अटल किसी रात को अपने सोने में लेट हो गए, आप कुछ परेशानी में थे, तो आप सुबह सुबह नहीं उठ पाएंगे, तो देयर विल बी माइल्ड स्ट्रोक। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट मेरा कहने का यही स्टेप रहेगा। आपको सबसे पहले आपको खाने पीने का बिल्कुल ध्यान देना पड़ेंगे, फिर बाद में एक्टिविटी और आपका नींद पैटर्न। लोग ऐसे सोचते हैं, आई नो द पीपल, आपकी उनकी बिल्कुल टाइमली लिमिटेड खाना होती है, बिल्कुल एक्टिविटी करते हैं, नींद का कोई परवाह नहीं। सो कभी कभी ऐसे चीज आते हैं, आप खाना ना भी खाए, टाइमली सो जाए, वो नेचुरली वो बॉडी रिकवरेट करती है। तो स्लीप इज सच एन वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल इन जो डे टू डे एक्टिविटी में होती है। जितना खाना के आप इंपॉर्टेंस देते हो, आप नींद का भी उतने ही, यू रेस्पेक्ट योर स्लीप। अब फटाल 6 से 8 घंटे टाइमली स्लीप। ऐसा नहीं लोग ये सोचते हैं रात को 2 बजे सो गए, यार मैं 11 बजे उठूंगा, ये नहीं चलेगा। रात का नींद होती है, वो रात का नींद में ही बॉडी पूरा अपने आप को रिपेयर कर लेती है, रिजुवनेट भी हो जाती है, प्रोवाइड आप टाइमली सो गए तो। आप रात को सोए नहीं, बॉडी अपने आप रिपेयर नहीं कर भी, अगले दिन ठीक कहां होगी? तो इसलिए बॉडी की अपने काम अपने करने दो, आप नहीं करने देंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डॉक्टर साने, जब मैंने सिम्टम्स को लेकर बात की तो डॉक्टर ने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं। क्या ये आप कितना सही मानते हैं? और जब टेस्ट को लेकर बात होती है, मैंने जैसा हमेशा कहती हूँ, आंखों को लेकर और डेंटिस्ट के पास जाने को लेकर तो फिर भी सलाह दे दी जाती है 6 महीने में जाइए। डायबिटीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? किस एज के बाद ज़रूरी है कि एक टेस्ट एक बार करा लिया जाए? ओके, अब ये सिम्टम्स और टेस्ट दोनों हाथों में हाथ डाल करके चलने वाली चीज़ें हैं। सिम्टम्स नॉर्मली, जैसे अभी कुछ मिनटों पहले सर ने बताया कि कई बार हमको पेशाब ज़्यादा होती है, रात में कभी कभी पेशाब के लिए उठना पड़ता है, कभी कभी अपने पैरों के तलवों में जलन निर्माण होती है, कभी कभी हाथों के तलवों में जलन निर्माण होती है, कभी कभी सुबह उठने के बाद बहुत थकावट महसूस हो जाती है, कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि अपने पूरे शरीर में ताकत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो कभी कभी डायबिटीज़ से कम्प्लीटली रिलेट नहीं करते, लेकिन ये सिम्टम्स देखने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा खाना खाया है लेकिन तो भी मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो मैं फिर से ज़्यादा खाना खा लेता हूँ, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है जो डायबिटीज़ से संबंधित है। कभी कभी अपने को कभी कभी ज़बान में सूखापन महसूस होता है, थ्रोट अपने को ड्राइनेस फील होता है, ये भी कभी कभी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी कभी हाथों पैरों में झुंझुनाहट सी महसूस होती है, ये भी डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। बहुत सारे अनगिनत सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के। ऐसे में से कोई भी सिम्टम अगर आपको दिखाई पड़ता है, जैसे एक सिंपल सा सिम्टम जिसमें अचानक मेरा वेट बढ़ना चालू हो जाता है या अचानक मेरा वेट घटना चालू हो जाता है, ये भी सिंपल सा सिम्टम हो सकता है जो आपको दिमाग में रखना है, ये शायद डायबिटीज़ से जुड़ा हो सकता है। अब ये टेस्ट हमने कभी करने हैं, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमने टेस्ट करने हैं। अब अगर हम पहले से ही डायबिटिक है तो हमको हर तीसरे महीने HbA1c करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर 3 महीने करने में आपको मुश्किल है तो एटलीस्ट हर 6 महीने में तो अगर HbA1c अगर हम कर दे तो हमको ये समझ में आ जाता है कि अपनी ब्लड शुगर कौन से वैरायटी में अपनी चेंजेस दिखाई दे रही है। कभी कभी आप अच्छा खासा इंटरवेंशन कर देते हो, अच्छा खासा दवाइयाँ लेते हो, अच्छे खासे अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करना चालू कर देते हो तो आपका HbA1c आपको उतरता हुआ भी दिखाई पड़ता है। और इस HbA1c का डायरेक्ट रिलेशन हम लगा सकते हैं अपनी दवाइयों से। कभी कभी हम दवाइयाँ 2-4 साल ऐसे ही खाते रहते हैं, विच इज़ अगेन नॉट वर्दी। अगर हमने अच्छी तरह से अपने ब्लड शुगर को, HbA1c को, सी पेप्टाइड को, अगर यूरिन में जाने वाले शुगर को, अगर अपने आँखों को, किडनी को, अपना सीरम क्रिएटिनिन है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा स्ट्रेस टेस्ट जो हम लोग हार्ट के ताकत के लिए देखा करते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर डायबिटीज़ होता है तो उसके आगे का स्टेशन होता है हार्ट डिसीज़। तो अगर डायबिटीज़ है तो हमने अपने हार्ट की सबसे ज़्यादा अपने को केयर लेने की ज़रूरत है। तो डायबिटीज़ अगर हो गया है तो स्ट्रेस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस स्ट्रेस टेस्ट में अपने को पता चलता है कि मेरे हार्ट में उतनी ताकत है क्या, आगे आने वाले हार्ट के मुसीबतों से अगर हमको लड़ना है तो उस लड़ने की ताकत मेरे हार्ट में अगर है कि नहीं, ये देखने के लिए हमको स्ट्रेस टेस्ट करनी पड़ती है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अलग अलग ये सारे टेस्ट करके हम देख ले, और सब टेस्ट में अगर अपने को दिखाई पड़ता है कि ये मेरे सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आ चुके हैं तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो कई बार हम लोग डायबिटीज़ हो जाता है, कोई रोग हो जाता है तो कई बार हम डरते रहते हैं, जो अपने को डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एक और कॉलर है, अमित ने हमें कॉल किया है और कोलकाता से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। हेलो जी अमित, सवाल पूछ सकते हैं आप। My first question is that my age 54 and what should be the normal fasting report? ठीक है, और भी कोई सवाल है आपका? हाँ, फास्टिंग और पीपी का नॉर्मल रेंज क्या है मेरे उम्र में, ये मेरा पहला सवाल है। जी, ये आपका पहला सवाल है। कुछ और भी पूछना चाहते हैं आप? हाँ, पहले इस सवाल का जवाब चाहिए। और दूसरे सवाल ये जो अभी कल जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होने से खाने में क्या कट ऑफ करना चाहिए? ठीक है अमित जी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे और इस पर हम लगातार बात भी कर रहे हैं कार्यक्रम के दौरान। इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर जेठानी, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। अमित, आप कार्यक्रम में बने रहिए। जब हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में 10 सेकंड में एक डायबिटिक पेशेंट की मौत हो जाती है,
मैं ये समझना चाहूँगी ये स्थिति क्यों होती है, इतना ट्रीटमेंट जब इतना आगे बढ़ चुका है, चाहे हम होम्योपैथी की बात करें, एलोपैथी की बात करें, आयुर्वेद भी कहता है, क्यों स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जाता? देखिए बेसिकली मैं जहाँ समझता हूँ 3 इंपॉर्टेंट रीज़न हैं ऐसी स्थिति होने के। पहली बात, क्योंकि हम डायबिटीज़, कई बार हमारे को डायबिटीज़ जैसे हम बात करें एसिम्प्टोमेटिक होती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़े जा रहा है मगर हमें कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी हम तो हम, और ना हम ब्लड मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ना हम ब्लड पैरामीटर्स को देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि डायबिटीज़ बढ़ती रहती है और वो टारगेट ऑर्गन्स तक अपना इफेक्ट कर देती है, हमें पता नहीं लगता। तो हमारी लापरवाही, जहाँ हम ना अपने रेगुलर टेस्ट करा रहे हैं, ना अपनी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जो कि साइलेंट किलर हो सकती है। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जो क्यों इसे कि जब हम इलाज कराते भी हैं तो हम इलाज, जैसे अभी हमने बात की, इलाज में सिर्फ दवाई को ही महत्व देते हैं, लाइफस्टाइल को फिर हम भूल जाते हैं। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे हमारा एक्सरसाइज की बात हो, चाहे हमारे स्ट्रेस की बात हो, तो हम दवाइयों पर डिपेंडेंट होकर ये सोच लेते हैं कि उन बीमारी में से है जहाँ पे दवाई ही सेल्फ सफिशिएंट है। तो वो ऐसा नहीं है, और फिर होता ये है कि ब्लड शुगर बढ़ते बढ़ते अगेन फिर टारगेट ऑर्गन्स पे पड़ जाती है। तो एक तो क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट किलर है, दूसरा हम दवाइयों पे कई बार बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। तीसरा रीज़न डायबिटीज़ का क्रिटिकल होने का है कि कई बार देखा जाता है कि डायबिटीज़ खास करके यंगर एज में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, बहुत जल्दी प्रोग्रेस, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़। तो हम सब डायबिटीज़ को एक जैसा ना समझें, हम उसका प्रॉपरली उस डायबिटीज़, अगर हमें पता है कि डायबिटीज़ है तो हम ये देख लें अपने टेस्ट के दौरान कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, और टाइप 1 है तो उसे थोड़ा और एग्रेसिवली ट्रीट करें, ताकि उसके असरात कंपैरेटिवली टारगेट ऑर्गन्स पे बहुत जल्दी आते हैं। तो जहाँ हमें इंसुलिन की ज़रूरत है तो हम सही टाइम पे इंसुलिन ज़रूर शुरू करें, खासकर जैसे मैंने कहा यंगर जनरेशन में, जो कि बिकॉज इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए अगर हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसको खास महत्व देके रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटर करते हुए, अपना इंसुलिन डोज को अकॉर्डिंगली मॉनिटर करते हुए इस पर ज़रूर नज़र रखें। बिल्कुल, और क्योंकि समय बहुत कम है, डॉक्टर साने आपका और डॉक्टर दोरनला आप दोनों का कमेंट लास्ट में क्या सुझाव है? आपने कहा डायबिटीज़ पूरी तरह रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकती है और इससे बचा भी जा सकता है, तो आप आखिर में क्या सलाह देंगे? ओके, डायबिटीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो रिवर्सिबल है। डाइट पे अच्छा कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइजेस रेगुलरली कीजिए, और हमको कभी कभी भूख ना लगते हुए भी हम सामने खाना अच्छा खासा परोसा हुआ है वो हम खा जाते हैं। तो इस पे अगर हम अच्छी तरह से कंट्रोल रख दें तो आई एम श्योर अबाउट इट कि आप खुद के लेवल पे आप ये डायबिटीज़ कंट्रोल कर पाएंगे। और एक बार कंट्रोल हो जाती है तो दवाइयाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली विथ मेडिकल सुपरविजन वो हम कम भी कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दोरनला, स्ट्रेस तो पार्ट बन गया है अब लाइफ का, और आयुर्वेद कहता है कि जो खाएं वो खुश होके खाएं, अच्छे मन से खाएं, क्या बताएंगे? दूसरा बस फिनिशिंग क्लोजिंग रिमार्क्स यही है, पर्टिकुलरली जो तुरंत पता चलता है, मतलब इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं, सर वो शुगर हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा, लाइफ टाइम दवाई खाना है। मेरा कहने का सिंपल यही फंडा है, इफ एट ऑल इफ यू आर बीइंग डायग्नोस्ड विद शुगर, आपको पता चल गया, डोंट बी स्ट्रेसफुल। यार कुछ हो गए तो हो गए ना, कभी अचानक आपको 10 लाख आ गए तो कभी स्ट्रेसफुल तो नहीं होते। लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो रिवर्स करके ये भी कहा जाता है कि वो और ज्यादा अच्छी और स्वस्थ होकर जिंदगी जीते हैं जो लोग हेल्दी हैं। एग्जैक्टली, बट मेरा कहने की हर बार उसके बारे में ना सोचे, द मोर यू माइंड इट मैटर्स यू मच। ठीक है, आपको शुगर हो गया वो तो ज्यादा उसके बारे में ठीक है, आप बहुत अलर्ट रहो, बट इट्स नॉट एवरी टाइम हर खाने में यार मुझे शुगर है मैं खाऊं ना खाऊं, ऐसे भी ना हो। तो दैट काजेस एक्चुअली मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं आपकी शुगर की इंबैलेंस होती है। इट्स नॉट दैट एट द सेम टाइम आपके ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है, इट्स नॉट यू आर एब्सोल्युटली फिट। तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर मैटर्स ए लॉट। स्ट्रेस मतलब ये नहीं है जो आपको चीज सामने आ रही, स्ट्रेस होती है आपके मेटाबॉलिक स्ट्रेस, अंदर आपको पता ही नहीं चलता है, अननोन स्ट्रेस कहते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान रखें बस कदम। बिल्कुल। तो देखा आपने कि डायबिटीज़ की समस्या से खुद को दूर रखा जा सकता है, और अगर डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो उसे रिवर्स भी किया जा सकता है। तो आज जो ज़रूरी सलाह और सुझाव दिए गए हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की तरफ से, तीनों डॉक्टर्स की तरफ से, उन्हें आप अपनाइए और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। और इसी के साथ मैं डॉक्टर रोहित साने आपका, डॉक्टर दोरनला आपका और डॉक्टर जेठानी आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगले हफ्ते आयुष्मान भव में हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी एक आम समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS की। इसी के साथ हम PCOD की भी बात करेंगे। ये समस्या भी महिलाओं में दिन ब दिन बढ़ रही है। इससे जुड़े तमाम सवाल हम अगले हफ्ते अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, तो आप बनिए अगले हफ्ते हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। आयुष्मान भव में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।